नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट एग्जाम 012 फॉर्मेट में, जहां आपको मिलते हैं सबसे सटीक, ट्रस्टेड एंड एग्जाम फोकस्ड एमसीक्यू। आज की तारीख है 23 जून 2025 और आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, आपकी एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी होगी। आपको हर प्रश्न के साथ मिलेगा सही उत्तर, विस्तृत व्याख्या। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के टॉप एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, आज हम आपको जीव जगत क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकी सहायता एवं साधन, इससे रिलेटिव आपको कुछ एमसीक्यू मिलेगा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड बुक के अकॉर्डिंग होगा। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवधारियों का एक निश्चित अभिलक्षण है। जीवधारियों का एक निश्चित अभिलक्षण, जिसमें ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी उपापचयन, ऑप्शन डी बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उपापचयन। आइए जानते हैं उपापचयन है क्या। देखिए, वृद्धि और जनन सभी जीवधारियों में नहीं पाए जाते हैं, जैसे मानव, बांझ या मनुष्य, इनमें किसी भी प्रकार का वृद्धि और जनन सभी जीवधारियों में नहीं पाए जाते। बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया भी जीवधारियों का एक गुण होता है, लेकिन उपापचयन जीवधारियों का सबसे निश्चित अभिलक्षण है, क्योंकि यह सभी सजीवों में होता है और निर्जीवों में नहीं होता है। तो इसका एक सही उत्तर ऑप्शन सी, उपापचयन। अगला प्रश्न है, वर्गीकी के जनक कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवों के वर्गीकरण और नामकरण के लिए द्विनामकरण पद्धति विकसित की। इससे रिलेटिव द्विनाम नामकरण पद्धति किसने विकसित की है, इससे रिलेटिव एमसीक्यू भी बनता है। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण पद्धति किसने दी। तो इसका सही उत्तर अभी बताया था, ऑप्शन बी, कैरोलस लीनियस। द्विपद नामकरण पद्धति, जिसे बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर्स कैरोलस लीनियस द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम दो घटकों से मिलकर बना होता है, पहला वंश और जाति। हमेशा याद रखिएगा कि वैज्ञानिक नाम दो घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला वंश होता है जिसे हम जीनस कहते हैं, एंड जाति जो स्पीसीज होती है। अगला प्रश्न है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द क्या दर्शाता है। तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण में अभी मैंने आपसे को बताया था कि पहला वंश को एंड सेकंड जाति को बताएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन, वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वंश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति नामकरण संहिता, जिसको कहते हैं ICBN, का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, पशुओं के नामकरण के नियम बनाना, ऑप्शन बी, पौधों के वैज्ञानिक नामकरण के नियम बनाना, ऑप्शन सी, जीवाणुओं के नामकरण के नियम बनाना, और ऑप्शन डी, विषाणुओं के नामकरण के नियम बनाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। आइए जानते हैं सबसे पहले कि ICBN है क्या। इसमें इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल्स नोमेनक्लेचर। ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें वैज्ञानिकों के, इसमें पौधों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक समूह रखा गया है, जिसको कहा जाता है ICBN। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पौधों के वैज्ञानिक नामकरण के नियम बनाना। अगला प्रश्न है, सही वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका लीन में, लीन का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लीन। लीनियस का एक संक्षिप्त रूप है जो यह दर्शाता है कि इस जाति का वर्णन सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होती है। एक जाति के सदस्य आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन बी, जाति। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में वर्गीकरण का क्या अर्थ होता है। तो जीव विज्ञान में आपके पास कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जीवों की पहचान और नामकरण, ऑप्शन बी, जीवों के विभिन्न समूह में व्यवस्थित करना, ऑप्शन सी, जीवों का अध्ययन करना, ऑप्शन डी, जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जीव विज्ञान में वर्गीकरण का अर्थ होता है जीवों को उनकी समानता, विभिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के मीन्स की समूह में व्यवस्थित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जीवों को विभिन्न समूह में व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है, वर्गीकी कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो वर्गीकी कुंजी का उपयोग जीवों की पहचान के लिए एक विश्लेषणात्मक साधन है। इसके विपरीत लक्षणों के जोड़े, जिसे हम कहते हैं युग्मक, होते जो पहचान में मदद करते हैं।
अगला प्रश्न है, वनस्पति उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पौधों को प्रदर्शित करना, ऑप्शन बी जीवित पौधों के संग्रह को संदर्भित करना, ऑप्शन सी पौधों का संरक्षण और अध्ययन करना, ऑप्शन डी केवल विदेशी पौधों को उगाना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी पौधों का संरक्षण और अध्ययन करना। वनस्पति उद्यान जीवित पौधों का एक विशिष्ट संग्रह होते हैं जिनका उपयोग पौधों की पहचान, अध्ययन और उनके संरक्षण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पौधों का संरक्षण और अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, म्यूजियम जिसे कहा जाता है संग्रहालय में क्या संग्रहित होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पौधों और जानवरों के संरक्षित नमूने। संग्रहालयों में पौधों और जानवरों के संरक्षित नमूने होते हैं जिसमें भविष्य के अध्याय के लिए रखा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लोरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जानवर, ऑप्शन बी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे, ऑप्शन सी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी सूक्ष्मजीव, ऑप्शन डी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी कवक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लोरा, जो किसी विशेष क्षेत्र और समय के पौधों के लिए एक शब्द है। तो फ्लोरा हमेशा याद रखिएगा, पौधों के लिए आया हुआ एक शब्द है। अगला प्रश्न है, मैनुअल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की सूची, ऑप्शन बी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों की सूची, ऑप्शन सी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों की पहचान के लिए जानकारी, ऑप्शन डी किसी विशेष टैक्सोन के लिए संपूर्ण जानकारी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों की पहचान के लिए जानकारी। तो मैनुअल का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों, उनका नाम, उनकी पहचान और उनकी जानकारी इसमें प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, जीवों में जनन की कौन सी विधि उनकी विविधता में योगदान करती है? तो आपके पास कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलैंगिक जनन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी लैंगिक जनन। तो इसका राइट आंसर लैंगिक जनन। आइए जानते लैंगिक जनन है क्या। इसमें दो अलग अलग जनक शामिल होते हैं जिनमें आनुवांशिक पुनर्संयोजन जिसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकम्युनिकेशन होता है जो विविधता के लिए बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यह जीवधारियों का एक निश्चित गुण है। यह सही नहीं है क्योंकि वृद्धि जीवधारियों का एक निश्चित गुण नहीं है, क्योंकि निर्जीवी भी वस्तुएं भी सतह पर पदार्थ के जमाव से बढ़ती है, जैसे कि पहाड़, रेत के टीले। जीवधारियों में वृद्धि आंतरिक होती है जबकि निर्जीवों में बाह्य प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवधारी का सबसे परिभाषित गुण है? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है जिसमें उपापचयन, मैंने फर्स्ट में आपको ये एमसीक्यू क्लियर करवाया था कि उपापचयन जीवों का एक ऐसा परिभाषित गुण है जो हमेशा जीवधारियों को, सजीवों को अलग करता है निर्जीवों से। तो इसका परिभाषित गुण उपापचयन है। अगला प्रश्न है, वर्गीकी के अध्याय में क्या शामिल है? तो वर्गीकी के अध्याय में मैंने आपको इससे पहले बताया था पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, जिसमें वर्गीकी को इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सोनॉमी, जो जीवों की पहचान, आइडेंटिफिकेशंस, नामकरण, नोमेनक्लेचर्स और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी श्रेणी का सही क्रम है जो कि सबसे छोटी से बड़ी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। देखिए, सबसे पहले वर्गीकरण में जाति को सबसे पहले रखा गया, उसके बाद वंश को। लेकिन यदि वैज्ञानिक नामकरण रखा जाता है तो जो पहला नाम होता है वो वंश को प्रदर्शित करता है और जो सेकंड नाम होता है वो जाति को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए जाति, फिर वंश, फिर कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ रखा गया और सबसे बड़ा जगत वर्गीकरण की श्रेणी में आता है। तो जगत सबसे बड़ा, जिसे किंगडम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही वंश से संबंधित जातियों में क्या समानता होती है? आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए, वे एक ही कुल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी, तो वंश के बाद क्या आता है? वंश के बाद हमेशा आएगा उनके बीच कुछ रूपांतरित समानताएं होती है। एक ही वंश से संबंधित जातियों में कुछ रूपांतक समानताएं होती है क्योंकि उनका विकास एक सामान्य पूर्वज से होता है, लेकिन वे आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीव जगत का वर्गीकरण जिसे कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण याद रखिएगा, विटेकर ने कहा था, आर.एच. विटेकर। और द्विनाम वर्गीकरण की बात करें तो कैरोलस लीनियस, जिसमें इन्होंने 5 जगत में सबसे पहले मोनेरा जगत को रखा गया, उसके बाद उन्होंने रखा है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियर, एनिमिलिया।
अगला प्रश्न है, विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा जगत में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा, मोनेरा जगत में जितने हमारे प्रोकैरियोटिक जीव मुख्य रूप से जीवाणु बैक्टीरिया शामिल होते हैं मोनेरा जगत में होते हैं, जिसमें सभी जीवाणु सम्मिलित होंगे। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कैसे होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशिया, यूग्लिना और आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फंजाई कवक का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? फंजाई जिसको कवक कहा जाता है, जिसमें इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विषमपोषी और काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। कमेंट्स में बताएगा कि पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? जिसमें कवक विषमपोषी होते हैं और उनकी कोशिका विषमपोषी। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए वह दूसरों जैसे कि कीड़े मकोड़े पर निर्भर होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। और पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? कमेंट्स में बताइएगा। ऑप्शन है, आर्किया जीवाणु सामान्यतः जीवाणुओं से किसमें भिन्न होते हैं? आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति की संरचना, ऑप्शन बी, जनन विधि, ऑप्शन सी, आकार, ऑप्शन डी, पोषण विधि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आर्किया की कोशिका भित्ति में पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की एक अनूठी संरचना होती है और उन्हें कठोर वातावरण में जीवित रहने में एक मदद करती है, जबकि यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो आर्किया जीवाणु सामान्य जीवाणु से किससे भिन्न होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, कोशिका भित्ति की संरचना से, क्योंकि आर्कियों की कोशिका भित्ति हमेशा पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होगी। अगला प्रश्न है, यू बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? अभी हमने इसको क्लियर किया था कि यू बैक्टीरिया, जो कि हमें इसे कहते हैं सत्य जीवाणु की कोशिका की भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड का एक जटिल बहुलक होता है, की बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास ऑप्शन ए, उसमें कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन बी, वो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, ऑप्शन सी, वे सबसे छोटे जीवित जीव है और उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऑप्शन डी, वे पादपों में रोग उत्पन्न नहीं करते। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वे सबसे छोटे जीवित जीव है और उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटे ज्ञात जीवित जीव है और उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, वे एक वायु रहित परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं और पौधों और जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डाइनोफ्लेगलेट्स के कारण समुद्र में लाल ज्वार किस वर्ण की प्रचुरता के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लाल। कुछ डाइनोफ्लेगलेट्स जैसे गोनियोलैक्स तेजी से गुणन करते हैं और समुद्र को लाल कर देते हैं, जिससे लाल ज्वार होता है। इस वर्ण का कारण लाल रंग के वर्ण की प्रचुरता के कारण होता है। डाइटम की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से सिलिका की बनी हुई होती है। जो डाइटम होता है उसकी कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है और दो पतले अतिव्यापी कवच के रूप में होती है, जो एक साबूदानी की तरह एक साथ फिट होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ का मुख्य रूप से कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 4। प्रोटोजोआ को मुख्य रूप से 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें फर्स्ट है अमीबिया, सेकेंड प्रोटोजोआ, कसाविक प्रोटोजोआ, पक्षाविक प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। अगला प्रश्न है, स्लाइम मोड क्या है? स्लाइम मोड एक प्रकार का मृतजीवी प्रोटिस्ट है, जिसे मृतजीवी प्रोटिस्ट भी कहते हैं। वे सड़ने वाली टहनियों पत्तियों पर बढ़ते और कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, इष्ट किसका एक उदाहरण है? इसमें आपके पास कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एलगी जिसे कहा जाता है शैवाल, ऑप्शन बी, फंजाई जिसे कहा जाता है कवक, ऑप्शन सी, जीवाणु, ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। तो इष्ट एक कोशिकीय कवक फंजाई का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कवक के तंतुओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो कवक के तंतुमय शरीर को माइसीलियम कहा जाता है, जो कई तंतुओं हाइफी से मिलकर बना हुआ होता है। तो कवक के तंतुओं के शरीर को माइसीलियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? ऑप्शन ए, केवल प्रोटीन होता है, ऑप्शन बी, केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और कोशिका भित्ति होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है, जिसमें प्रोटीन कोट से घिरे न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए के बने होते हैं, उनमें कोई कोशिकांग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वायराइट में क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रोटीन और आरएनए, ऑप्शन बी, केवल प्रोटीन, ऑप्शन सी, केवल आरएनए, ऑप्शन डी, प्रोटीन और डीएनए। स्पष्टीकरण है कि वायराइट छोटे संक्रामक आरएनए अणु होते हैं, जिसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केवल आरएनए होता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? तो इसका सही उत्तर सेवाल और कवक। लाइकेन सेवाल जो कि फाइकोबायोनोट्स और कवक माइकोबायोनोट्स के बीच एक सहजीवी संबंध है, जहां सेवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और कवक आश्रय और जल प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियन किसके बने होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रियन मीन्स ये असामान्य रूप से फोल्ड किए गए प्रोटीन होते हैं जो तंत्रिका संबंधित रोग जैसे बीएसई या मैड काउ रोग उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 5 जगत वर्गीकरण शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फंजाई। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में वायरस वायराइड को पियन को शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनमें पूर्ण कोशिकीय संरचना नहीं होती है। पूछा जाता है किसमें पूर्ण कोशिकीय संरचना नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर रहेगा वायरस वायराइड एंड पियन। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन जीवित जीव कौन है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी आर्किया, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। तो आर्किया को पृथ्वी का सबसे प्राचीन जीवित जीवों में से एक माना जाता है जो अत्यधिक विषम परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, विषमपोषी जीवाणु क्या होते हैं? इसमें ऑप्शन ए है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मैंने आपको बताया था। जो विषमपोषी जीवाणु अपने पोषण के लिए अन्य जीवों व मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं उसे कहा जाता है विषमपोषी जीव। अगला प्रश्न है, एक्टिनोमाइसिटीज किसका एक प्रकार है? ऑप्शन बी जीवाणु। एक्टिनोमाइसिटीज एक फिलामेंट्स जीवाणु का एक समूह है जो कवक की तरह दिखते हैं लेकिन वास्तव में एक प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जगत का उदाहरण नहीं है? जीव जगत का उदाहरण ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा, क्योंकि स्पाइरोगायरा एक प्रकार की शैवाल है। यूक्लिना, पैरामीसिया, अमीबा, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य, जबकि स्पाइरोगायरा एक हरा शैवाल है जो प्लांटी जगत का सदस्य है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।